अनीश भाई, आपने ध्यान दिया होगा, आज के ज़माने में ये वो ज़माना है जहाँ पे कैश तो चलता ही है। तो कैश आपको समझ में आ गया। काफ़ी लोगों का कहना है कोक की कैन में चाय है, मेरे को तो पता ही नहीं है कि मेरे पास कोक का कैन भी है, मुझे पता ही नहीं है, लिटरली नहीं पता। ओके, गुड गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। पसंद नहीं है जनरली मेरे को कोक, बट ठीक है। हाँ भाई, तो सबको नमस्कार। सबसे पहले तो आ, स्वागतम। आज हम बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स करने वाले हैं। एक बहुत लंबा सफ़र किया है यहाँ तक आने के लिए, एंड कोशिश ये की है कि तुम लोग को हर एक छोटी से छोटी चीज़ समझाई जा सके, और इसीलिए मज़ा भी आ रहा है कि तुम लोग वो छोटी छोटी चीज़ें मेरे साथ करते हुए चल रहे हो। एंड बिलीव मी, ये छोटी छोटी चीज़ें तुम लोगों के लिए आगे बहुत बेनिफिशियल होने वाली हैं। सो इट्स अ जर्नी, और हर छोटी चीज़ को करना है तो कर ही रहे हैं भाई अपन। तो सबसे पहले फिर से सबको नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग। फिर भगवान भी नहीं बचा सकता पेपर में। हाँ यार भाई, किसी की तो क्लास अटेंड करनी पड़ेगी ना पूरी, तो आर्यन भाई क्यों ना मैं ही सही वाली बात है। तो शुरुआत करते हैं। प्रथम भाई भी आ चुके हैं, गुलाटी भाई आ गए हैं, तो यार शुरू करते हैं। ओके काशवी, बिल्कुल बिल्कुल, आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। आप एक बार देखिए कि हम सिलेक्टेड लोग जब पढ़ते हैं तो कैसा लगता है पढ़ने में, साथ में कितना मज़ा आता है, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना कितना ज़्यादा मज़ा आता है। ओके, वॉइस इज़ फाइन, तो चलो बहुत अच्छी बात है। तो कल तक यार अब शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं फिर। मैं कहीं पे रुकूंगा नहीं, मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट हो, अपन चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो जाएं। सो कल तक की बात पे आ जाते हैं, या लास्ट क्लास तक की बात पे आ जाते हैं। जो हमने लास्ट चीज़ की थी वो बेसिकली हमने ये सीखा था कि किस तरीके से लाइब्रेटीज़ को पूरा कंप्लीट किया जाता है, और लाइब्रेटीज़ को हमने याद कर लिया था। तो अधिकतर लोगों की जो प्रॉब्लम होती थी कि लाइब्रेटीज़ पोर्शन याद नहीं रहता है, वो एटलीस्ट अब आपको याद हो गया है। सो आज का हमारा फंडा है कि हम एसेट्स को कंप्लीट करेंगे। तो यार एसेट्स की जो नंबरिंग आती है वो आता है नंबर 2। और चलो यार सब लोग जल्दी से मेरे साथ अब कमेंट बॉक्स को कर देते हैं शांत, और फटाफट, क्योंकि तुम लोग सब मेरी बात सुनते हो इसलिए मैं बोल भी रहा हूँ, तो चलो फटाफट कमेंट बॉक्स को करते हैं शांत। सबसे पहले एसेट्स के अंदर लिखना चालू करते हैं बेसिक चीज़ें। तो एसेट्स के अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। वैसे एसेट्स के अंदर अभी हम पहले नॉन करंट एसेट्स करेंगे और उसके बाद करंट एसेट्स करेंगे। तो चलो सबसे पहले नंबर 1 डाल रहा हूँ मैं, और हेडिंग डाल दी मैंने नॉन करंट एसेट्स। लो भाई जल्दी से ये हेडिंग डाल दो, नंबर 1 करके नॉन करंट एसेट्स। मैं आप लोगों के लिए वेट कर रहा हूँ। अब नॉन करंट एसेट्स के अंदर जो हम सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, मैं सबसे पहले उसी के बारे में विवरण दूंगा या डिस्कशन करूंगा बेसिकली। और वो पहली चीज़ है नॉन करंट एसेट्स के अंदर, हम ए करके लिख सकते हैं उसको, जो मैंने जैसा बोला हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, उसको हम नाम देते हैं फिक्स्ड एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर ये सबसे पहला पोर्शन होगा, जिसे फिर से मैं बोल देता हूँ, नाम दिया जाएगा फिक्स्ड एसेट्स। अब देखो यार, मैंने यहाँ पे रोमन नंबर यूज़ कर लिया, ये देखो, फिर बेसिकली 1 यूज़ कर लिया, अब मैंने ए यूज़ कर लिया। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अगेन रोमन नंबर्स में ही जाऊँगा, बट अब पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो जो मैं लिख रहा हूँ उस हिसाब से देख लो। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास कौन से ऐसे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर सबसे पहला आता है टेंजिबल एसेट्स। नाउ टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जो हमें सामने से दिख जाते हैं, जैसे मोटर कार हो गई, मतलब कार हो गया, स्कूटर हो गया, घर हो गया, मशीन हो गया, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर हो गया। ये वो सारी चीज़ें हैं टेंजिबल, जिनको आप छू सकते हो, जिनको आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। सो बेसिकली दीज आर टेंजिबल एसेट्स विच कैन बी टच और सीन बेसिकली। नाउ फिक्स्ड एसेट्स के अंदर दूसरे तरह के एसेट्स आते हैं, वो आपके होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। नाउ इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जिनको आप देख तो नहीं सकते हो, जिनको आप छू तो नहीं सकते हो, बट उनकी प्रेजेंस जो है वो फील हो सकती है। क्योंकि मैं नहीं चाहता आप इंटेंजिबल एसेट्स में प्रॉब्लम में आओ या प्रॉब्लम फेस करो कि यार क्या क्या होते हैं, तो मैं लिख देता हूँ जो आपको इस साल काम आने वाले हैं आपके आगे के कोर्स में, क्योंकि मैं करवाऊँ वही ना यार जो कोर्स का पार्ट है। तो यार पहले से ही तैयारी कर लेते हैं, एक काम करते हैं। तो होते हैं पेटेंट्स, फिर होते हैं कॉपीराइट्स, फिर होते हैं ट्रेडमार्क्स, और लास्टली होती है आपकी गुडविल।
सो पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, गुडविल, ये सारे जो होते हैं ये आपके इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं. नाउ मुझे हर एक चीज़ का मीनिंग बताना भी आपको उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगेन मेरे लिख देने से काम नहीं बनता है जब तक आपका और मेरा वो बॉन्ड ना क्रिएट हो जाए कि यार बाबा जी समझ में आ गया. सो पेटेंट्स की बात करते हैं सबसे पहले इंटेंजिबल एसेट्स में. नाउ पेटेंट का मतलब होता है अ टेक्नोलॉजी दैट बिलोंग्स टू समवन. मुझे आज भी वो टाइम याद है जब एप्पल ने इंटीग्रेट किए थे अपने फ़ोन के साथ अपना सॉफ्टवेयर. नाउ एप्पल का जो सॉफ्टवेयर होता है, मतलब जैसे एंड्रॉयड होता है, हमारे एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड का पेटेंट नहीं है सॉफ्टवेयर का एक तरह से देखा जाए तो. अब वो खैर अगर मैं बोलूँ तो वो कॉपीराइट में भी आ सकता है, बट चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी उस बात पे डील ही नहीं कर रहा ना. एप्पल के आईफोन है, एप्पल के आईफोन पे आपने देखा होगा एक स्पेसिफिक डिज़ाइन है एप्पल की, एक स्पेसिफिक तरीका है एप्पल के प्रोडक्ट्स बनाने का. तो एप्पल के पास उस डिज़ाइन का पेटेंट है. यानी एप्पल जानता है कि मेरा जो हार्डवेयर है, मैं क्योंकि सॉफ्टवेयर से तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा बिकॉज मेरी लंबी कहानी हो जाएगी, तो मैं हार्डवेयर पे आ जाता हूँ. एप्पल का जो हार्डवेयर है, एप्पल की जो बॉडी है या एप्पल का जो फ़ोन है, वो एप्पल ने पेटेंट करा के रखा हुआ है. यानी कोई और इसको कॉपी नहीं कर सकता है, नो मैटर वॉट, किसी भी कारण से. कारण क्योंकि एप्पल के उसके ऊपर राइट्स हैं. किस तरह के? पेटेंट राइट है उसके ऊपर, यानी कोई चाहे भी तो नहीं कॉपी कर सकता ना. अब आप बोलोगे बाबा जी एमआई जो है, शायोमी कंपनी जो है, वो तो बिल्कुल ही उठा के कॉपी मार देता है एप्पल के फ़ोन्स का. एप्पल ये चीज़ जानता है कि जो कहीं ना कहीं पेटेंट्स जो हैं उसका गलत फ़ायदा उठा रहा है एमआई जैसी कंपनी. लेकिन अगर मैं आपको बहुत टेक्निकलिटी में इसको बहुत शॉर्ट में बताऊं तो एप्पल का मेन टारगेट एशिया है ही नहीं. तो अगर एशिया के अंदर कोई कुछ कर भी रहा है जैसे एमआई कंपनी, तो एप्पल उस पर केस करके बिना बात के फंसना नहीं चाहती है, या अपना रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करना चाहती है, या अपना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहती है, बिकॉज एप्पल अभी भी एशिया को मार्केट देखती ही नहीं है. एप्पल का एशिया मार्केट ही नहीं है. तो इसलिए एप्पल सोचती है कि छोड़ो, बिना बात के लड़ने से अच्छा है, बिना बात के उस जगह जाने से अच्छा है, अभी अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करो, उस पर ध्यान दो. सो पेटेंट इज बेसिकली रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी. जितना भी टेक्नोलॉजी है वो पेटेंट से रिलेटेड है. नाउ कम्स टू कॉपीराइट. अब मैं कॉपीराइट का क्या एग्जांपल आपको दे सकता हूँ. जैसे कॉपीराइट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम क्रिएटिंग अ कंटेंट. अब मैं कुछ भी क्रिएट कर रहा हूँ और किसी ने अगर मेरी कॉपी करने की कोशिश की, मेरी आर्ट की कॉपी करने की कोशिश की, कॉपीराइट जनरली लगता है बुक्स में, क्रिएटिव आइडियाज़ में, पेंटिंग्स में, इन सब में कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट्स लगते हैं. नाउ कॉपीराइट इज डजंट मीन के अच्छा चलो मैं पहले मीनिंग बता देता हूँ, डजंट मीन पे बाद में जाएंगे. कॉपीराइट का मीनिंग ये हुआ, इफ़ आई हैव डन समथिंग एंड आई हैव द कॉपीराइट ऑफ दैट थिंग, मैं वो कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता. म्यूजिक में सेम वही होता है. टी सीरीज़ क्या करती है? वो टी सीरीज़ का म्यूजिक है, आर्ट टी सीरीज़ का है, टी सीरीज़ के अंदर रजिस्टर्ड है ना. वो म्यूजिक कोई और कॉपी नहीं कर सकता है, अगर करेगा तो टी सीरीज़ उस पर क्लेम कर देगा. दिस कम्स एज कॉपीराइट. पेटेंट का एक और अच्छा एग्जाम्पल सुनना है तुम्हें, तो मैं एक और एग्जांपल दूंगा, क्योंकि तुम लोग कुछ ना कुछ नया सीखने आए हो, तो मेरा काम है नया सिखाना तुम्हें. तुम लोगों ने एक कंपनी सुनी होगी, या तुम लोगों ने बड़े फैशन में बोलते होगे जेरोक्स कर देना भैया. यू नो, जब फैशनेबल तरीके से हम जाते हैं, हम फोटोकॉपी की शॉप पर जाते हैं, तो फोटोकॉपी की शॉप पर जाके हम बोलते हैं कि भैया 2 पेजेस जेरोक्स कर देना. ना बड़े स्टाइल में आप बोल तो देते हो कि जेरोक्स कर देना, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा कि फोटोकॉपी का सिनोनिम जेरोक्स कैसे हुआ. तो देयर इज़ अ रीज़न. हुआ क्या, जब फोटोकॉपी की मशीन का इजाद हुआ तो जेरोक्स वो पहली कंपनी थी जिसने फोटोकॉपी मशीन का इजाद किया और 15 साल तक, 15 ईयर्स तक ये जो कॉपीराइट है, सॉरी ये जो पेटेंट है, ये जेरोक्स कंपनी के पास था. मतलब जेरोक्स कंपनी अकेली वो कंपनी थी जो फोटोकॉपी मशीन बनाती थी. सोचो कितनी पावर थी जेरोक्स कंपनी के पास. ये अकेली कंपनी थी जो फोटोकॉपी मशीन बनाती थी. 15 साल बाद जाके इसने इस पेटेंट को पब्लिक किया था. उसके बाद सैमसंग हो गया और बहुत सारी कंपनी, कैनन वगैरह हो गई, जिन्होंने फोटोकॉपी मशीन्स बनाना चालू की. बट क्योंकि इन्वेंशन जेरोक्स ने किया, इसलिए जेरोक्स को इतना जाना जाता है. और क्योंकि जेरोक्स के पास पेटेंट राइट थे, इसलिए कोई और जेरोक्स कंपनी को जेरोक्स कंपनी का बनाया हुआ फोटोकॉपी मशीन को यूज़ नहीं कर पाता था. सो दैट इज़ हाउ पेटेंट वर्क. कॉपीराइट का मैं मतलब आपको समझा चुका हूँ. म्यूजिक जो टी सीरीज का है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग. यूट्यूब पे जो कॉपीराइट स्ट्राइक आती है वो ऐसे ही आती है जब आप किसी और का कंटेंट यूज़ कर लेते हो या कॉपी कर लेते हो. नाउ ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं? ट्रेडमार्क का मतलब होता है जिस ब्रांड लोगो के अंदर या ब्रांड नेम के अंदर आप डील करते हो, आप ट्रेड करते हो एक नेशन से दूसरे नेशन में, मे बी फैक्ट्री से मार्केट में, वो हमारे होते हैं ट्रेडमार्क. जैसे लेस जो है, अगर आप उस पर लिखा देखोगे तो फ्रीटोले इंडिया लिखा आता है.
पेप्सिको इंडिया है, कोका कोला इंडिया है, तो ये सारी चीज़ें। वैसे मैं कोक पीता नहीं हूँ, पसंद नहीं है जनरली मेरे को कोक, बट ठीक है। डेज़ी को बहुत बुरा लग रहा है, ऐसा क्यों किया 15 साल बाद उन्होंने। कई बार क्या होता है यार डेज़ी, मैं इसके लिए तुम्हें बताता हूँ। कई बार देर आर सर्टेन इन्वेंशंस विच आर मेंट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। ऐसा नहीं है कि कोई एक अपने तक रिस्ट्रिक्ट करना चाहेगा। तो डेज़ी उन्होंने ये सोचा कि अगर हम अकेले चाहें तो पूरा मार्केट कवर नहीं कर सकते, इससे अच्छा ये है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को दूसरे लोगों को पेटेंट राइट्स बांटने लगें। सो अभी भी कंपनीज ऐसी हैं जो जेरोक्स से पेटेंट राइट खरीदती हैं और उसके बाद वो लोग फोटोकॉपी मशीन्स बनाती हैं। तो एक तरीके से डेज़ी फ़ायदा ही है उनको बाय गिविंग द पेटेंट राइट। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल ये है, जैसे सैमसंग के पास पेटेंट है ओलेड स्क्रीन्स का। सैमसंग की स्क्रीन बहुत अच्छी मानी जाती है मोबाइल फ़ोन्स की। तो सैमसंग मोबाइल फ़ोन में जो स्क्रीन यूज़ करता है वही स्क्रीन्स वो एप्पल को यूज़ करने को देता है, लेकिन एप्पल को उसके लिए अच्छा खासा पैसा पे करना पड़ता है सैमसंग को। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ द पेटेंट, क्योंकि सैमसंग के पास ओलेड का पेटेंट है। दुनिया में अभी सबसे अच्छी स्क्रीन मोबाइल फ़ोन में ओलेड की आती है, इसलिए एप्पल ने खुद से बनाने की जगह सैमसंग से लेना चालू कर दिया। यानी एप्पल में भी जो स्क्रीन्स आती हैं वो सैमसंग कंपनी की ही होती हैं, सैमसंग ओलेड पैनल्स होते हैं, जस्ट बिकॉज दे नो सैमसंग इज बेस्ट। सो विन विन सिचुएशन है। ऐसे ही फोर्ड का था। पहले की कार में, अगर आपको नहीं पता, जो पहले कार हुआ करती थी पहले की, उनमें वाइपर नहीं हुआ करते थे। तो ऐसा रूल था कि 2 लोगों के बिना कार नहीं ले जा सकते हैं आप। मतलब एक कार चलाएगा और बरसात के टाइम पे दूसरा डंडे में कपड़ा फंसा के बाहर वाइपर की तरह काम करता था। फोर्ड, जो हैरिसन फोर्ड थे, उन्होंने फिर सोचा यार नहीं, इसका इन्वेंशन करना ज़रूरी है, कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। तब जाके उन्होंने जो वाइपर था उसका इन्वेंशन किया ना। वो चाहते तो उस पेटेंट को सिर्फ अपने तक रख सकते थे, अपनी कंपनी के लिए रख सकते थे, लेकिन हैरिसन फोर्ड ने बोला कि भाई नहीं यार, ये चीज़ जो है ये हमारे लिए नहीं, ये पब्लिक के लिए एक बहुत बड़े वेलफेयर हो जाएगा, एक पब्लिक सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा मेजर हो जाएगा अगर ये हमने टेक्नोलॉजी शेयर की। और फिर उन्होंने उसी पेटेंट को पब्लिक कर दिया था, जो वाइपर था। वाइपर तो BMW जैसी कंपनी वाइपर बनाना नहीं जानती थी। सो ये है, ठीक है। हाँ तो भाई आगे बढ़ते हैं, अभी बस सुनते जाओ। ट्रेडमार्क के बाद फाइनली गुडविल पे आ जाते हैं। नाउ गुडविल इज़ व्हाट? गुडविल बेसिकली अगर मैं बताना चाहूँ गुडविल के बारे में, तो यहाँ पे मुझे तुम्हें एक चीज़ बहुत अच्छे से समझानी पड़ेगी, जो अगेन तुम्हें सुनना ज़रूरी है। तो रुपेश भाई थोड़ी देर वेट करो, और कमेंट नहीं आना चाहिए, और गुडविल के बारे में एक कहानी सुनो, क्योंकि अगर नहीं सुनोगे तो तुम्हारी दिक्कत है। नाउ कैफ़े कॉफ़ी डे की हालत आज के टाइम पे बुरी है, जब से उसके ओनर ने सुसाइड किया है। अब हुआ क्या, इंडिया में बहुत सारी ऐसी कैफ़े वाली कंपनीज आई, बहुत सारी कंपनीज आई और इंडिया से बाहर चली गई। नाउ जो स्टारबक्स है वो चाहता है कि वो अपने आप को एक्सपैंड करे और जो छोटी सिटीज़ हैं वहाँ पे भी जाए। तो स्टारबक्स ने सोचा एक काम करते हैं, कैफ़े कॉफ़ी डे को एक्वायर कर लेते हैं। तो उन्होंने कैफ़े कॉफ़ी डे को एक्वायर किया, नामकरण वगैरह दोबारा कर दिया। लेकिन कैफ़े कॉफ़ी डे के अगर एसेट्स की टोटल वैल्यू देखी जाती तो मान लेते हैं 300 करोड़ आ रही थी। स्टारबक्स ने उनको इंस्टेड ऑफ 300 करोड़ जो एसेट्स की कंबाइंड उनकी कॉस्ट थी, उसकी जगह स्टारबक्स गेव कैफ़े कॉफ़ी डे 350 करोड़। नाउ स्टारबक्स ने 50 करोड़ रुपए ऊपर से दिए। कारण क्या हो सकता है? बिकॉज स्टारबक्स जानता था कि हमें ऑलरेडी बना बनाया बिजनेस मिल रहा है, चलता हुआ बिजनेस मिल रहा है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि वो जो कैफ़े कॉफ़ी डे था, ऑल्दो इतने लॉस में ना हो, बट सर्टेन मिनिमल प्रॉफिट में तो चल ही रहा था कैफ़े कॉफ़ी डे। तो कैफ़े कॉफ़ी डे को जब एक्वायर किया गया तो स्टारबक्स को कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी थी, क्योंकि उसे बना बनाया मार्केट मिल रहा था, और इसी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए स्टारबक्स को गुडविल पे करनी पड़ी कैफ़े कॉफ़ी डे को। यानी 300 करोड़ में जो बिजनेस खरीदा जा सकता था, उसके लिए स्टारबक्स ने 350 करोड़ दिए। तो गुडविल बेसिकली क्यों पे की गई? ताकि स्टारबक्स को रनिंग बिजनेस मिल जाए, और यही शो करता है गुडविल को यहाँ पे जो हम शो करते हैं। नाउ गुडविल, व्हाई इट इज़ एन एसेट फॉर मी? बिकॉज अल्टीमेटली मैं जानता हूँ कि मुझे रनिंग बिजनेस मिल रहा है, मुझे कहीं ना कहीं हेल्प मिल रही है, और इसलिए मैं पे करने को भी तैयार हूं एडिशनल मनी। सो गुडविल बेसिकली ये वाली गुडविल होती है जब आपने किसी और बिजनेस को एक्वायर किया हो, लेकिन जो उस बिजनेस की वर्थ है आपने अगर उससे ज्यादा पे किया है, तो जितना भी ज्यादा पैसा पे किया है वो गुडविल हो जाती है। ये वो गुडविल नहीं है जो बिजनेस की इज्जत होती है, गलत। हमारा स्टारबक्स है, उसकी इज्जत वहां पे नहीं लिखी हुई। स्टारबक्स ने किसी और कंपनी को एक्वायर किया, उसको कितना एक्स्ट्रा पैसा दिया वो यहां पे गुडविल में मेंशन होता है। आई होप मैं क्लियर हूं।
ठीक है, सो इट्स परचेज गुडविल, बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही है यहाँ तक। और ध्यान दो, जब भी मैं बात कर रहा हूँ अभिरूप, इट्स नॉट अबाउट रेपुटेशन, ध्यान रखना। इट्स नॉट एक्वायर्ड गुडविल, इट्स परचेज गुडविल, बिल्कुल सही है यहाँ तक जो मैं समझ पा रहा हूँ। सो आई थिंक पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड गुडविल सबको क्लियर है। ट्रेडमार्क जो पूछ भी रहे थे, ट्रेडमार्क इज नथिंग, इट्स ऑल अबाउट द ब्रांड। जैसे नाइकी है, नाइकी इज ब्रांड, और या फिर उसका जो swoosh होता है वो उसका ब्रांड है, और यही ट्रेडमार्क भी कहलाता है, क्योंकि नाइकी जब भी डील करेगा या जब भी किसी के साथ आएगा डील में, तो वो इस ट्रेडमार्क के अंदर करेगा, इसलिए ये ट्रेडमार्क कहलाते हैं, जिसके अंडर में रह के कंपनी किसी के साथ भी डील करती है, ट्रेड करती है। पेटेंट्स और कॉपीराइट में डिफरेंस क्या होता है? पेटेंट जो होता है, लिख लो सब लोग, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है, और कॉपीराइट क्रिएटिविटी और पर्सनल नॉलेज या क्रिएटिव आर्ट, या जो भी बोलना चाहो, पर्सनल आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड होता है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पेटेंट्स होते हैं, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कॉपीराइट्स होते हैं। अगर लिख लिया हो तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, अगर तुम लोगों ने लिख लिया हो तो। चलो आगे बढ़ते। नाउ हमारे पास टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स हो गए। नाउ इसी में अभी मैं फिक्स्ड एसेट्स के अंदर ही जा रहा हूं। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर मैं दो लिख चुका हूं, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। नाउ फिक्स्ड एसेट्स के अंदर ही अब मैं थर्ड पॉइंट पे आ जाऊंगा, और वो है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। नाउ व्हाट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस? देखो भाई, अगर तुम मान लो एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, वो तो मैंने यार आशीष समझाने के लिए लिखे हैं, वो वहाँ पे लिखे नहीं जाते। ये जो मैंने जितने भी लिखे थे, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और गुडविल वगैरह, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखे थे। आपको लिखना बस हेडिंग्स थी, टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट। तो चलो मैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आपको समझा रहा था। मान लो आपकी एक बिल्डिंग है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप उसको बिल्डिंग तब तक नहीं बोल सकते जब तक फुल्ली फर्निश्ड, फिनिश्ड नहीं हो जाती है। लेकिन बीच में साल आ गया, साल बीच में खत्म हो रहा था। अब यार बिल्डिंग आधी बनी थी उस टाइम तक, तो बैलेंस शीट तो प्रिपेयर करनी थी। अब आधी बनी हुई बिल्डिंग को आप बैलेंस शीट में जाके आधी बिल्डिंग तो लिखोगे नहीं, तो आप इंस्टेड, या कोई भी एसेट हो, चाहे प्लांट एंड मशीनरी आदि आपने कंस्ट्रक्ट की हो या कुछ भी चल रहा हो, ऐसे टाइम पे आपका जो भी एसेट अधूरा बना पड़ा हुआ है, आप उसको नाम दिया करोगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अगर बन चुका है पूरा, तो मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, आप उसको टेंजिबल एसेट बोलो, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा। अगर पूरा बन गया है, आपके पास लैंड है, बिल्डिंग है, पूरा बना हुआ है, आप उसको टेंजिबल बोलो। लेकिन अगर बेचारा अभी आधा अधूरा है, तो क्या बोलोगे? तब आप उसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलोगे। ठीक है भाई। नाउ अब मैं आपको एक और नई चीज़ बताऊंगा, क्योंकि मेरा काम है जो भी कंटेंट पढ़ाऊं उसको किसी नई चीज़ से रिलेट करूं। सैमसंग जैसी कंपनी जो है, वो आज के टाइम पे एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगी हुई है। उसमें वो कोशिश कर रही है कि फ्रंट में पूरी स्क्रीन हो, ओलेड स्क्रीन हो, सुपर एमोलेड स्क्रीन हो, जैसे भी यूज़ करते हैं, वैसे तो ओलेड यूज़ करते हैं, सुपर एमोलेड पहले यूज़ किया करते थे। ओलेड स्क्रीन्स जो हैं, उन स्क्रीन्स के पीछे कैमरा लगा हुआ हो, मतलब कैमरा देखने पे कभी दिखाई ही ना दे, कैमरा स्क्रीन के जस्ट पीछे रहे। जैसे आजकल ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर्स आ गए हैं, सेम ऐसे ही ऑन स्क्रीन कैमरा भी आने वाले हैं फ्यूचर में। दैट मीन्स फुल स्क्रीन रहेगी, उसके पीछे एक कैमरा रहेगा जो आपको दिखाई भी नहीं देगा। फ्रंट फेसिंग कैमरे की बात कर रहा हूं मैं। तो उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन अभी तक वो प्रॉपर तरीके से पेटेंट को सिक्योर नहीं कर पाए हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपके पास किसी चीज़ का पेटेंट है, यानी किसी टेक्नोलॉजी का अधिकार है, तो आपको पहले सरकार के पास अप्लाई करना पड़ता है कि ये मेरी टेक्नोलॉजी है, इसको मैंने खोजा है, इसको मैंने विकसित किया है और मैं इसका पेटेंट चाहता हूँ। तो कई बार अगर आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे मैंने एक बार कैफ़े कॉफ़ी डे का एक बॉटल ली थी, उस पर लिखा हुआ था पेटेंट पेंडिंग, यानी उन्होंने जो डिज़ाइन बनाई थी अपनी बॉटल की, उसकी पेटेंट अभी जो था वो पेंडिंग था, अभी उनको मिल नहीं पाया था। सेम गोज सैमसंग ने भी मे बी पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया हो सरकार के पास, लेकिन अभी तक सरकार के पास से कोई फैसला नहीं आया है। क्योंकि वंस आपके पास पेटेंट आ गया, फिर उस चीज़ को कोई और कॉपी नहीं कर सकता। तब बोला जाता है उसको इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास इंटेंजिबल एसेट है भी नहीं भी है,
वो अंडर डेवलपमेंट है। मे बी अभी हमें पेटेंट नहीं मिला है, मे बी अभी हम उसको पब्लिकली लेके नहीं जा रहे हैं, मे बी वो चीज़ अभी हमारे हाथ में पूरी तरह से नहीं आई है, अभी वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ही है, तो वो कहलाते हैं इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। नाउ अगेन मैं आपको बार बार बोलूंगा कि इतने डिटेल में आपको पता होना ज़रूरी है अगर आप अपनी माइंड क्लियरिटी चाहते हो। मैं जानता हूं तुम में से आज कोई भी डेली ABCD नहीं पढ़ता है बैठ के, कोई बुक नहीं खोलता और कोई नहीं बोलता A फॉर एरोप्लेन, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, बट अल्टीमेटली बैक ऑफ द माइंड वो आपके है। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में कभी एक बार आपने पढ़ा था। सेम गोज विद दिस अकाउंटिंग। ये चीज़ें बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहेंगी और इसके कारण आपका अकाउंटेंसी बहुत इंप्रूव हो जाएगा, बिलीव मी। लिख लो इसको, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट तक। देखो हमने करते करते इतना कर लिया है। काशवी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एक तरीके का हिडन कैमरा यार, एक तरीके का हिडन कैमरा। चलो यहां तक कैसा लग रहा है कृपया करके मुझे बताइएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं क्या नहीं? सर व्हेन इंटेंजिबल एसेट्स आर अंडर डेवलप वी कॉल इट इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, बट सर व्हेन द टेंजिबल एसेट्स आर वर्क इन प्रोग्रेस व्हाई इट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस? ओके, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। बिल्कुल, देखो मुझे ऐसी क्वेश्चंस के लिए तो मैं जीता हूं। दैट इज द ओनली रीजन आई एम अ टीचर, बिकॉज अगर ये चीज़ें मैंने सॉल्व कर दी और तुम्हारा आंसर आ गया यस सर समझ में आ गया, तो समझ लो भाई मैंने जो करियर ऑप्शन अपने लिए चूज किया है वो मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ, मतलब मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ। चलो तो ये डाउट भी ले लेते हैं। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलप्ड वी कॉल इट एज इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बोला आपने कि इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट अगर होता है तो हम उसको बोल देते हैं भैया इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। देयर इज अ रीजन, बिकॉज यार वो इंटेंजिबल एसेट सक्सेसफुल हो भी सकता है, सक्सेसफुल नहीं भी हो सकता है माही। मतलब देयर इज अ रीजन ना यार कि वो अंडर डेवलपमेंट है, कि भैया डेवलप हो रहा है, अगर हो गया अच्छे से तो परमानेंट एसेट, वरना भैया जो एसेट पे पैसा खर्च किया था वो डूब जाएगा। तो रिस्की होने के कारण मैं उसको बोलता हूं कि भैया इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट चल रहा है। अभी तो है हमारे पास, हमारा एसेट है, हम पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी अंडर डेवलपमेंट है, अभी हम उसको फिनिश्ड एसेट नहीं बोल सकते कि ये हमारा एसेट है। जैसे हमारा एप्पल का सॉफ्टवेयर जैसे हो गया, अब एप्पल का सॉफ्टवेयर जो हमारे पास है वो अभी अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर कभी क्रैश कर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। जैसे एप्पल ने एक चार्जिंग पैड बनाया था, कुछ ऐसा एक चार्जिंग पैड बनाया था और एप्पल ने बोला था इसमें कहीं पे भी तुम फोन रख दो ऑटोमेटिकली चार्ज होना चालू हो जाएगा। तो ये एप्पल का इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट था। एप्पल एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रही थी, क्योंकि आजकल जो वायरलेस चार्जिंग होती है उस पर आपको फोन एक स्पेसिफिक जगह पे रखना पड़ता है। एप्पल का कहना था मत रखो स्पेसिफिक जगह पे, कैसा भी एप्पल का फोन उठा के रख दो चार्ज होना चालू हो जाएगा। लेकिन एप्पल के साथ सैड न्यूज ये आई कि वो जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया वो इतना ओवरहीट होता था, इतना ओवरहीट होता था कि कभी वो रियल चीज बन ही नहीं पाया। तो वो हमेशा के लिए क्या रह गया? इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। लेकिन व्हेन इट कम्स टू टेंजिबल एसेट्स, ये कैपिटल है, ये मेरी कैपिटल है, ये पैसा मेरा डूबेगा नहीं, ये कैपिटल से निकला हुआ वो पैसा है जो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। मेरी बिल्डिंग नहीं भी बनी तो भी वो मेरे लिए कैपिटल तो है ही है, वो प्लेस की कीमत तो है ही है, इसलिए उसको बोला जाता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब मेरा एसेट है, अगर बिल्डिंग नहीं बनी तो भैया लैंड तो है, प्रॉपर्टी तो है, तो कैपिटल है, वर्क इन प्रोग्रेस है। तभी तो आप कभी भी सड़क किनारे जा रहे हो और कोई जगह पे रोड पे काम चलता रहता है तो लिखा रहता है कार्य प्रगति पर है, वर्क इन ए प्रोग्रेस। नाउ व्हाई द हेल बिजनेस में ये कैपिटल कहलाया? सेम रीजन, बिकॉज कोई भी बिल्डिंग का बनना, कोई भी टेंजिबल एसेट का बनना कैपिटल नेचर का होता है। कैपिटल नेचर का मतलब लमसम नेचर का होता है, इकट्ठा पैसा, इकट्ठा इन्वेस्टमेंट लगा होता है। मैं क्लियर अगर हूं आपके लिए, कृपया करके यस मेरे को पुट ऑन कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उदय प्रकाश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टैक्स रिडक्शन होता है चंदनदीप, अगर आपने कुछ उससे रिलेटेड अगर सरकार की कोई स्कीम है तो बिल्कुल मिलेगा आपको। ओके गुड, देखा मैंने कहा ना इसी दिन के लिए तो अपन जीते हैं। चलो तो फाइनली अपना यहां तक हो गया। मैंने आपको यानी देखो शुरुआत अपन ने कहा से कि एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स के साथ, नॉन करंट एसेट्स में अभी बस अपन ने सिर्फ एक ही किया है और वो है अपना फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट के अंदर टेंजिबल कर लिया, इंटेंजिबल कर लिया, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कर लिया, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट कर लिया। मतलब ए वाला पॉइंट जो है, ध्यान दीजिएगा, ये ए वाला पॉइंट जो है मेरा फिक्स्ड एसेट्स का वो पूरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि नॉन करंट एसेट्स के अंदर 5 आते हैं, यानी ए, बी, सी, डी और ई। अभी मैंने सिर्फ ए किया है, ए के अंदर के पार्ट्स आप लोगों को बताए हैं। तो चलो भाई बिना देरी के आगे का भी कर लेते। अब आ जाते हैं भाई अपन बी पे, वो कहलाते हैं आपके नॉन
सॉरी यार, सो बिल्डिंग टूट गई तो ये भी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होगा। बिल्कुल हाँ, जी हाँ, बिल्कुल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होगा, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ आप डीकंस्ट्रक्ट करके फिर से कंस्ट्रक्ट कर ही रहे होगे मोहम्मद भाई, है ना। ऑब्वियसली डीकंस्ट्रक्ट ऐसे तो नहीं करोगे, तोड़ोगे ऐसे नहीं, आप चाहोगे कि वहां पे कुछ और भी बनाओ। नाउ सर, स्टारबक्स मग डिजाइन पेटेंट पेंडिंग इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। नाउ पेटेंट पेंडिंग इज इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, नॉट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि आप वहां पे कुछ फिजिकल कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हो डीजी। देखा, माही को भी समझ में आ गया। चलो कोई बात नहीं, सबका कंफ्यूजन दूर होते चल रहा है मेरे ख्याल से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, जो मैंने बी पॉइंट लिखा है। हर कंपनी जो होती है वो हमेशा किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट जरूर करती है। टाटा ने शेयर्स रिलायंस के भी खरीद के रखे हैं, दूसरी कंपनी के भी खरीद के रखे हैं, रिलायंस ने भी 3-4 कंपनी के खरीद के रखे हैं। ऐसा क्यों होता है? Now let me tell you the reason, because that is good for a company to invest in some other companies in the form of shares और डिबेंचर्स और ना जाने क्या क्या। सो जब एक कंपनी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करती है या गवर्नमेंट की किसी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करती है, तो वो कहलाता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ जाता हूं, क्योंकि इसके अलावा मुझे और कुछ बताने के लिए नहीं है। सी पे आ जाते हैं। मैं ब्रैकेट में नेट जरूर लिख दूंगा, वरना काफ़ी लोग मुझे डांटना चालू कर देते हैं कि सर आपने नेट नहीं लिखा। तो भैया लिख दिया नेट, वरना ऑब्वियस होता है कि अगर मैं इसके अंदर लिख रहा हूं तो वो नेट ही होगा। नाउ डेफर्ड टैक्स एसेट होगा क्या? मैंने आपको बताया था, एक आपका बेसिक इनकम होती है और आप एक आपकी अकाउंटिंग इनकम होती है और एक आपकी टैक्सेबल इनकम होती है। ना हुआ ये, ध्यान दीजिएगा, आपने इस साल उम्मीद करके रखी थी कि आप कमाएंगे 5 लाख रुपए, लेकिन हुआ ये, आपकी गति दुर्गति बड़ी बुरी थी और आप बेचारे कमा पाए सिर्फ 4,50,000 रुपीज़। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने ये वाला एग्जांपल दिया है, दिया ही होगा ऑब्वियसली जब मैंने लाइबिलिटीज़ करवाया था। सो आपने एक्सपेक्ट किया था कि आप कमा लोगे कम से कम 5 लाख रुपए, लेकिन आपकी जो एक्चुअल इनकम हुई वो सिर्फ थी 4,50,000 रुपीज़। नाउ होगा क्या, आपने साल के शुरुआत में ही, ध्यान दीजिएगा, साल के शुरुआत में ही आपने एक्सपेक्टेड इनकम के बेसिस पे, क्योंकि टैक्स पे कंसेशन मिल जाता है जब आपको एडवांस में टैक्स भरना पड़े या आप एडवांस में टैक्स भरते हो तो आपको टैक्स कंसेशन मिल जाता है। तो आपने 5 लाख के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सोचा था यार 5 लाख तो मैं कमा ही लूंगा, तो आपने टैक्स भर दिया था मान लो 10% के हिसाब से। अभी बिल्कुल कम टैक्स लेके चलते हैं, ठीक है भाई। आप 50,000 टैक्स पे कर चुके थे, लेकिन जब साल एंड हुआ तो आपको पता चला कि आपकी एक्चुअल इनकम तो कम हुई है। आपके हाथ पांव फूल गए, क्योंकि इसका 10% जब आप निकाल रहे थे तो आपका टैक्स तो सिर्फ 45,000 बनता था। आप टैक्स पे करके बैठे हुए थे 50,000 रुपीज, आपका टैक्स बनता था सिर्फ 45,000 रुपीज। ऐसे में होगा क्या? ऐसे में सरकार आपको 2 ऑप्शन देगी, या तो आगे फ्यूचर में एडजस्ट कर दे टैक्स, या आपको टैक्स रिफंड कर दे जो ये 5,000 का डिफरेंस है, जो आपने 5,000 रुपए ज्यादा टैक्स पे कर दिया है। तो ये 5,000 मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि आपके पास वापस आएगा, जो आपने टैक्स पे किया था उसमें से आपको ये पैसा वापस मिल जाएगा। क्योंकि आप ये उम्मीद लगा के बैठे हो या आपको पैसा वापस मिलेगा, तो जो भी पैसा आता है वो आपका एसेट होता है। आपने 11th में अक्रूड इनकम पड़ी हुई है, इनकम अर्नड, जो आप इनकम ऑलरेडी अर्न कर चुके हो। अक्रूड इनकम बता रहा हूं, मेरे दोस्त ने बोला था एक पार्सल यहां मेरे घर से लेके पोस्ट ऑफिस पहुंचा दे, तेरे को 500 रुपए दूंगा। मैं अभी भोपाल में नहीं हूं या मैं अभी सिटी में नहीं हूं, जिस दिन सिटी में आऊंगा उस दिन तेरे 500 रुपए पक्के, बस तू पार्सल देके आ जा। मैं उसका पार्सल देके आ गया। अब जब भी वो सिटी आएगा वो मेरे को पैसे दे देगा, अभी वो सिटी में नहीं है। तो मैंने इनडायरेक्टली इनकम अर्न तो कर ली है, क्योंकि मैंने उसका काम कर दिया, मैंने पार्सल डाल के आ गया, लेकिन मेरे को पैसा रिसीव नहीं हुआ है। आई हैव अर्नड द इनकम, मैंने इनकम अर्न कर ली बाय डूइंग द वर्क, बट आई हैव नॉट रिसीव्ड द इनकम, जो अभी भी रिसीवेबल है, जो मेरा दोस्त जब सिटी में आएगा तो मुझे पैसा देगा। ये अक्रूड इनकम है और अक्रूड इनकम एसेट होती है। सेम ऐसे ही जो आपका रिफंड आने वाला है 5,000 का, रिफंड ऑफ टैक्स, ये भी आपकी एक तरह से इनकम है। इसलिए ये जो रिफंड ऑफ टैक्स है ये आपका डेफर्ड टैक्स एसेट करके एसेट साइड पे आएगा। नाउ ये डेफर्ड टैक्स एसेट नॉन करंट क्यों हुआ? क्योंकि करंट ऑपरेटिंग साइकिल में आपको ये पैसा नहीं मिल पाएगा, ये आपको नेक्स्ट ऑपरेटिंग साइकिल में ही मिलेगा, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में ही मिलेगा, इसलिए इसको नॉन करंट एसेट बोला गया। हाँ, अगर करंट ईयर में ही मिल जाएगा तो करंट एसेट का पार्ट बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत अच्छे से याद दिला दिया, फिर भी मैंने शॉर्टकट नहीं लिया कि नहीं यार मैं नहीं समझा रहा, मैं तो पहले ही समझा चुका हूं, छोटा पाई और ये वो। नहीं भाई, अपन जितनी बार 100 बार करेंगे 100 बार याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम है करना, तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। डेफर्ड टैक्स एसेट भी हो गया।
नाउ डी आ जाते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। नाउ यहां पे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब है कि आपने किसी और कंपनी को लोन दे के रखा है या एडवांस, यानी एडवांस में थोड़ा बहुत पैसा दे के रखा हुआ है। तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस यानी ये आपका एसेट क्यों है, क्योंकि आपने किसी और को लोन दिया है और फ्यूचर में वो पैसा आपके पास वापस आ जाएगा। दैट इज द रीजन इट इज योर एसेट, बिकॉज यू हैव गिवन लोन टू समवन। और ऑब्वियसली नॉन करेंट एसेट क्यों है, बिकॉज यू हैव गिवन लोन फॉर अ पीरियड विच इज मोर देन 5 years, 5 साल से ज्यादा का पीरियड होगा मे बी, इसलिए वो आपका नॉन करेंट एसेट है। नाउ लास्ट जो आ जाता है हमारा ई पॉइंट जो आ जाता है वो है अदर नॉन करेंट एसेट्स। फाइनली हमारा जो लास्ट आ जाता है वो अदर नॉन करेंट एसेट्स हो जाता है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट रौनक ने पूछा है, तो भाई नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है रौनक भाई मेरे कि मैं एक कंपनी हूं और मैंने दूसरी कंपनियों के शेयर्स खरीद के रखे हैं या दूसरी कंपनीज में पैसा लगा के रखा हुआ है, ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट होता है। मेरे लिए इन्वेस्टमेंट क्यों है, क्योंकि मैंने कंपनी के जाके किसी और कंपनी के जाके शेयर्स वगैरह खरीद रखे हैं, पैसा वगैरह लगा रखा है, तो मेरा पैसा फ्यूचर में बढ़ेगा ही, एक तरीके का मेरा इन्वेस्टमेंट है, वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। Whatever you have purchased for investment purposes। तो हमने भाई अभी तक इतना तो कर लिया है भाई, देख रहे हो तुम, थोड़ा थोड़ा करके। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स भी आ सकते हैं, बिल्कुल आएंगे भाई। पलक ने पूछा है कि लॉन्ग टर्म लोन से एडवांसेस, ठीक है यार पलक, मैंने बीइंग अ कंपनी किसी और कंपनी को अगर लोन दे दिया है तो वो मेरे लिए एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है या मेरे लिए एक तरीके का एसेट है, क्योंकि मैंने किसी और कंपनी को लोन दिया है तो 5-10 साल बाद वो मुझे लोन वापस तो करेगी कंपनी, तो मेरे लिए वो एसेट है क्योंकि मेरा पैसा मुझे वापस मिलेगा भाई। ठीक है। काफ़ी लोगों का कहना है कोक की कैन में चाय है, मेरे को तो पता ही नहीं है कि मेरे पास कोक का कैन भी है, मुझे पता ही नहीं है, लिटरली नहीं पता। पता नहीं कहाँ से तुम लोगों को कोक का कैन दिख रहा है, कुछ भी बोल रहे हो। हाँ नहीं तो ऐसे कैसी बात चल रही है। चलो भाई तो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक करने के बाद जब हमने इतना कर लिया है तो अब जो मैंने जहाँ से कहानी चालू की थी ना यार, नॉन करेंट एसेट्स करके, दिख रही है ये कहानी, अब मैं इसका दूसरा पोर्शन चालू कर सकता हूँ। तो दूसरे पोर्शन का जो नाम है वो है हमारे करंट एसेट्स। चलो यार सब लोग लिख लो जल्दी से और इसको ख़त्म करते हैं। तो भाई करंट एसेट्स, ठीक है भाई। अब करंट एसेट्स आपको याद रखना है कि करंट एसेट्स टोटल 6 होते हैं, टोटल 6 होते हैं। और इसी तरीके से आप याद रख सकते हो, यानी जो हमने नॉन करंट एसेट्स किए वो 5 थे। फिक्स्ड एसेट्स जिसके अंदर टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट थे। बट बता रहा हूँ बेसिकली जो नॉन करंट एसेट्स थे, फिक्स्ड एसेट्स थे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट्स, 5 हुआ करते हैं थे जो हमारे नॉन करंट एसेट्स हमने किए। और करंट एसेट्स टोटलिटी में 6 होते हैं। तो चलो यार उसको भी कर लेते हैं। चलो तो चालू करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर सबसे पहला आता है करंट इन्वेस्टमेंट्स, जो हमने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगा रखा है। जैसे डेजी भी बोल रही है, अगर 6 महीने के लिए किया होगा तो वो नॉन करंट एसेट कैसे हुआ? तो भाई वो नॉन करंट एसेट नहीं होगा तो करंट एसेट तो हो सकता है, मैंने लिख दिया करंट इन्वेस्टमेंट, सिंपल सी बात है। इसी में हम बी पे आ जाते हैं। हम बी इसमें बोल सकते हैं भाई इन्वेंट्रीज, और सी इन्वेंट्रीज मतलब हमारा क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली। ठीक है, किसी को यहाँ पे लिखना हो तो लिख लेना, इन्वेंट्रीज का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात याद रखने लायक नहीं है। सी होते हैं हमारे बेचारा ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर आते हैं डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स। इन्वेंट्रीज मतलब हमारा बचा हुआ स्टॉक, और उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स यानी जो पैसा हमें मिलना है, जिनको भी हमने उधार पे गुड्स बेचे हैं उनसे जो पैसा मिलना है। डेटर्स मतलब जिनके ऊपर कोई हमने बिल नहीं फाड़ा उनको सिंपली डेटर्स बोलेंगे, और जिनके ऊपर हमने प्रॉपर बिल फाड़ा है उनको हम बिल्स रिसीवेबल बोलेंगे। चलो 3 और बचे हुए हैं, वो भी कर लेते हैं। फिर आता है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मतलब चीज़ें जो कैश हैं या कैश के बराबर हैं, जैसे चेक हो गया आपका या क्रेडिट नोट वगैरह हो गए, जो भी आपके इक्विवेलेंट हैं उनको मानिए। क्रेडिट नोट तो मैं बस एग्जांपल के तौर पे कह रहा था, बट इसके आसपास की जो भी चीज़ें होंगी जो एसेट में काउंटेबल होंगी वो भैया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएंगी। फिर आ जाते हैं ई पॉइंट पे। ई पॉइंट आ जाता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर आपने किसी को शॉर्ट टर्म में लोन वगैरह दे रखा हो तो भैया वो इसके अंदर लिख देना। और एफ तो आप जानते ही होंगे भाई, अन्य, अदर का नाम दे सकते हैं हम, तो हम दे देते हैं भाई अदर करंट एसेट्स। ये लो भाई वो भी लिख दिया हमने।
फाइनली देख रहा हो अपन ने कितना लंबा चौड़ा काम किया, देखो ज़रा। बट ठीक है, अभी मैं तुम्हें करंट एसेट्स जूम करके दिखा देता हूँ। बिल्स रिसीवेबल कैश इक्विवेलेंट नहीं होता है भाई, कृपया करके ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैश इक्विवेलेंट हो सकती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कैश इक्विवेलेंट हो सकते हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक कैश इक्विवेलेंट हो सकते हैं, लेकिन बिल रिसीवेबल कभी नहीं होता है। बैंक ड्राफ्ट कैश इक्विवेलेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, और बैंक ड्राफ्ट आप किसी को इशू करते हो तभी आपके काम में आता है वो बैंक ड्राफ्ट। तो बैंक से रिलेटेड चीज़ें मैं आपको बता भी चुका हूँ, जो आपके फेवर में है वो कैश इक्विवेलेंट में आएंगी। ओवरड्राफ्ट कैश इक्विवेलेंट हो सकते हैं, हाँ नेगेटिव में लेना पड़ेगा आपको उसको। बट जनरली आज के टाइम पे अगर मैं आपके सिलेबस के हिसाब से बात करूं तो बैंक ओवरड्राफ्ट को आज के टाइम पे आप एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हो बेसिकली देखा जाए। ठीक है भाई अनीश भाई, मैं आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट समझाऊंगा, ऐसा थोड़ा है कि आप यहाँ से डाउट लेके जाएंगे। तो भैया टॉपिक आया है हमारे सामने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अनीश भाई आपने ध्यान दिया होगा आज के ज़माने में ये वो ज़माना है जहाँ पे कैश तो चलता ही है, तो कैश आपको समझ में आ गया, लेकिन कैश इक्विवेलेंट आप समझ नहीं पाए। तो यार अनीश भाई, जैसे आपके पास पेटीएम है, जैसे आपके पास गूगल पे है, जैसे आपके पास चेकबुक है, जैसे आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है, तो यार अनीश भाई मैं पेटीएम, गूगल पे, चेकबुक को, इंटरनेट बैंकिंग को कैश तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि ये कैश के बराबर ही है। क्योंकि अगर मैं किसी से कहता हूँ भाई मेरे पास कैश तो नहीं है, तुम पेटीएम ले लो, तुम गूगल पे ले लो, तुम चेक काट के दे देता हूँ चेक ले लो, या फिर मैं तुम्हें इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफ़र कर देता हूँ, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, तो वो सामने वाला बंदा हाँ बोल देगा, यानी वो कैश इक्विवेलेंट का पार्ट हुए। या अल्टीमेटली मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ नहीं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अब ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स क्या है, ध्यान दीजिएगा, मेरी राइटिंग बहुत ही गलत है लेकिन फिर भी आप ध्यान दीजिएगा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स का बेसिक मतलब ये होता है कि यार मेरे पास पैसा है, ध्यान दीजिएगा, और मैंने उस पैसे को मार्केट में लगा दिया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, थोड़े बहुत शेयर खरीद लिए, बीइंग अ कंपनी मैंने शेयर्स खरीद लिए यहाँ वहाँ के एवं शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर दिए। बेसिक शेयर्स में नहीं किया लेकिन म्यूचुअल फंड्स में कर दिया है, किसी और तरीके से मैंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर दिए या फिर शेयर्स खरीद लिए। नाउ इस सिनेरियो में, इस केस में मेरे पास एक अपर एज ये होगा कि मैं चाहूँ ना तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इनको कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं, जो मेरी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं या जो मेरे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्योंकि मैं ओपन मार्केट है, मैं जाके कभी भी जो खरीद रखा है उसको बेच सकता हूं और बदले में मुझे पैसा मिल जाएगा। सो कैश इक्विवेलेंट का मतलब ही ये हुआ जो जिनकी यूटिलिटी नेक्स्ट टू कैश है, जिनकी वैलिडिटी नेक्स्ट टू कैश है, वो एक्चुअल में कैश नहीं है लेकिन उनको कैश के बराबर ही माना जाता है, इसलिए उसको कैश इक्विवेलेंट्स बोला जाता है। आई होप नाउ आई एम क्लियर। गवर्नमेंट बॉन्ड्स अगर किसी फिक्स्ड ड्यूरेशन के साथ नहीं आते तो बिल्कुल यार, बिल्कुल आप उनको कैश इक्विवेलेंट बोल सकते हो। तो याद रखना कैश इक्विवेलेंट उसी को बोलोगे जिसकी लिक्विडिटी 3 महीने से कम होती है, मतलब 3 महीने के अंदर अगर आप किसी को भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो तो वो कैश इक्विवेलेंट बन जाएगा। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं होता, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की वैलिडिटी 3 महीने के बाद वो कन्वर्ट होता है कैश में, इसलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम कैश इक्विवेलेंट नहीं लेते हैं। अब बोलोगे क्या करें अगर रिटायर हो गया बिल, क्या करें अगर डिस्काउंट करा लिया, तो ऐसे तो फिर बहुत सारे क्लॉजेस हैं। हम एक्चुअल थीम देखते हैं, एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, एक्चुअल तरीका देखते हैं कि उसका बिहेवियर क्या है। जैसे मैंने बोला मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज का कोई लॉकिंग पीरियड है ही नहीं जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लॉकिंग पीरियड 3 महीने है, मार्केटेबल सिक्योरिटी का नो लॉकिंग पीरियड। तुमने आज पैसा लगाया, 15 मिनट बाद लग रहा है पैसा निकाल लो, तुम निकाल सकते हो। तभी मैंने मार्केटेबल सिक्योरिटी को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोला। मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने 10 मिनट बाद निकाल दिया, बट आई कैन नॉट डू द सेम विद बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैं बैंक के पास जा सकता हूं, बोल सकता हूं डिस्काउंटिंग करो, बैंक के ऊपर है बैंक उसको अलाउ करता है या नहीं, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टाइम पीरियड 3 महीने है। बैंक सपोर्ट करेगा या नहीं मैं नहीं जानता, बट व्हेन इट कम्स टू मार्केटेबल सिक्योरिटी आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो। आई होप आई एम क्लियर। भाई यार आशीष भाई, तुमने शेयर खरीदा 5 रुपए का, तुम्हें उसके मिले 25 पैसे, तो भी कैश इक्विवेलेंट है, क्योंकि पैसा निकालने की फ्रीडम फ्लेक्सिबिलिटी तो है। काशवी, बिटकॉइन को हम नहीं बोल सकते हैं बिकॉज भारत में लीगलाइज्ड नहीं है। क्या सबको क्लियर है? जल्दी बताइए, कैश इक्विवेलेंट सबको क्लियर है कि नहीं? सबसे पहले अनीश भाई आपको क्लियर है या नहीं बताइए। नेगी साहब, मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब है मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया। शेयर मार्केट इतना फ्लेक्सिबल होता है नेगी साहब
कि अगर मैं शेयर मार्केट से 2 मिनट बाद भी पैसा निकालना चाहूं, पैसा लगाने के बाद की बात कर रहा हूं, आई कैन विदड्रॉ माई मनी फ्रॉम द मार्केट। सबसे अच्छी बात है शेयर मार्केट की, इसलिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज उसी को बोलते हैं बेसिकली, जो शेयर मार्केट में मैं पैसा लगा रहा हूं, बीइंग अ कंपनी में पैसा लगा रहा हूं। तो नेगी साहब सबसे अच्छी बात यह है बिकॉज मैं कभी भी निकाल सकता हूं उस पैसे को, तो वो कैश इक्विवेलेंट के बराबर हुआ कि अगर मेरे पास चल जेब में कैश नहीं भी है, बैंक में पैसा नहीं भी है, तो मैंने चुटकियों में शेयर्स को बेचा और मेरे पास पैसा आ गया हाथ में। दैट इज द एडवांटेज आई गेट हैविंग शेयर्स इन माई हैंड। तो इसलिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज को कैश के बराबर बोला जाता है कि अच्छा भाई चल कैश नहीं भी है तो तू कैश के बराबर है, मतलब मैं कभी भी चाहूं पैसा निकाल सकता हूं। बिटकॉइन लीगल नहीं है, ऐसी आप लोगों को अफवाह फैलाई जाती है, क्योंकि जितनी भी इन्वेस्टिंग कंपनीज हैं या मोबाइल कंपनीज हैं जो आपको बड़े बड़े सपने दिखाती हैं कि बिटकॉइन में पैसा लगाओ और ये करो वो करो, बिलीव मी मैं उनकी सच्चाई जानता हूँ। कोई लीगल नहीं है, बस फंसाने का तरीका है कि 2-3 गवर्नमेंट के स्कीम्स दिखा दिए, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस दिखा दिए और बता दिए कि एक्सेप्टेंस है, लीगैलिटी नहीं है। यस, मानसी जुनेजा ने बिल्कुल सही बोला है कि इट्स अ क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। तो सबको क्लियर हुआ या नहीं ये बता दो जल्दी से। फाइनली हम इसको सम अप कर सकते हैं। देख रहे हो आप, ज़रा देख रहे हो हमने कितना बड़ा किया ये पूरा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर शेयर्स में है तो अपन ने देखो ज़रा एसेट्स के अंदर लिख कर रखा है उसे बी पोर्शन करके, नॉन करंट एसेट्स के अंदर हमने उसको नाम करंट दिया है नेगी साहब, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स बी वाला जो है, ये देखिए मैंने जूम भी कर लिया। अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो फाइनली आज हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट होती है। ये आपका आज का होमवर्क है, बस मैं इतना चाहता हूं सो दैट मुझे ये कंफर्मेशन रहेगा कि मैंने आपको जितनी भी बैलेंस शीट सिखाई है आपको वो 100% पूरी आती है, ज़रा सा भी उसमें हेर फेर नहीं है या ज़रा सा भी ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी उसके अंदर छोड़ा है। एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग जिसने अकाउंट्स की पूरी क्लासेस अटेंड की हैं, यू नो व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट, you know what is profit and loss account, you know what are operating expenses, what are non-operating expenses, what is operating income, what is non-operating income, what are cash item, non-cash item, फलाने ढिमका। अब मैं बोलना चालू कर रहा हूं तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा भगवान कितनी चीजें होती हैं बैलेंस शीट के अंदर, क्या क्या आइटम्स होते हैं, इक्विटी क्यों बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड क्यों बोलते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या होता है, प्रोविजन कैसे अलग होता है, प्रेफरेंस शेयर्स किस तरह से लोन्स में काउंट हो सकते हैं, जैसा मैंने बताया था होते हैं, और क्योंकि उनके ऊपर फिक्स्ड लायबिलिटी पता नहीं क्या क्या। और अगर मैं इसको ऐसे हलवे की तरह बोलना चालू करूं तो तुम लोग बर्स्ट आउट हो जाओगे। दैट इज द रीजन आई नीडेड दीज 6 क्लासेस टू बिल्ड अप योर बेसिक्स। आज उस चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि 12th क्लास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट इज ऑलवेज अबाउट द राइट डायरेक्शन। सो आई थिंक यू नो एवरीथिंग नाउ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। एक बेसिक ड्राइंग से लेकर कॉन्टेक्चुअल नॉलेज में हर एक चीज़ तुम्हें पता है टिल द एंड पॉइंट ऑफ द बैलेंस शीट। सो नाउ आई एम श्योर कि आई कैन स्टार्ट विथ क्वेश्चंस और आई कैन स्टार्ट विथ वेरियस थिंग्स जो मैं माइंड में लेके चल रहा हूँ। जैसे बैलेंस शीट के क्वेश्चंस हो गए, कंपैरेटिव कॉमन साइज हो गया, P&L हो गया, ये सब मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो तुम लोगों को तैयारी करके रखनी है। मैं तुम लोगों से अब मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। आशीष मैंने जैसे लिखवाया है उसके हिसाब से ध्यान दे लो, वही सीक्वेंस है तुम्हारे लिए सारा। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आप बैलेंस शीट एक बार बना के पोस्ट कर दें एंड आई विल बी वेटिंग कि मुझे वो आपकी जो बैलेंस शीट आपने पोस्ट की है वहाँ पे आ चुकी है। सो तब तक के लिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास ज्वाइन करने के लिए। कल से हमारे क्वेश्चंस चालू होंगे, मैं आपको क्वेश्चंस दिया करूँगा और आप उसमें मुझे आंसर्स निकाल के बताएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।